गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। कैश फ्लो की ये प्रॉब्लम है। बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स हीरो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2010 एंड 2011 आर एज फॉलोज। देखिए बैलेंस शीट में मार्च 10 और मार्च 11 की बैलेंस शीट दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैसेट बैंक। इस तरफ देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, लॉन्ग टर्म लोन, सन्डी क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। अब क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड वर पेड इतना है, मशीनरी वर परचेज इतना है, कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल P&L में नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन इतना है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इतना है। From the following particular, prepare a cash flow for the year ended 31st March 2011 as per AS3। So फ्रेंड्स हमें कैश फ्लो बनाना है और कैश फ्लो के बाद हमें उसकी सारी वर्किंग्स की भी बनानी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended इतना। ठीक है, सबसे ऊपर लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग activities, cash flow from financing activity, cash flow from पहले इन्वेस्टिंग आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद ये आएगा नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी बिगिनिंग एट दी एंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एक करके हम करते हैं। इसके पीछे वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। छोटे छोटे से वर्किंग नोट्स हैं तो बनाते हैं। एक हम बनाएंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये वर्किंग नोट 1 हो गया और इसके साथ एक वर्किंग नोट 2 बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। एक वर्किंग नोट 3 बनेगा प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, और बाकी जो है वो हम ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सामने से बिल्कुल एक एक लाइन आइटम को लेते जाएं। इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 से 150 हो गई है। इसका मतलब क्या है
इशू किए हैं, तो हम लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 150, ये रुपीज़ इन 1000 ही रहने दें, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ें। कैपिटल रिजर्व के बारे में पता है, जनरल रिजर्व हमारा 250 से 300 हो गया है, तो इसका मतलब है 50 का हमारा ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व आ गया। ये कहाँ जाएगा हमारे, ये हमारे P&L एडजस्टमेंट में जाएगा। ठीक है, आप बस एक एक लाइन आइटम को पकड़ते चले जाएं। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, उसे लिख लो। ओपनिंग आपका 150 है, क्लोजिंग आपका 180 है। अगला लाइन आइटम देखें, लोन फ्रॉम बैंक जो है 500 से 400 हो गया, तो 500 से 400 होगा, यानी कि बैंक का लोन आपने रिपे कर दिया। तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। आगे बढ़ें। अब क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर हमारे वर्किंग कैपिटल चेंज में आएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, इन दोनों के हमने अकाउंट्स बनाए हैं, ओपनिंग 50, 60 एंड 100 एंड 125। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस है 50, क्लोजिंग बैलेंस है 60। प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस है 100, क्लोजिंग बैलेंस है 125। ठीक है, अब एसेट साइड में देखें, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 500 से 40 बची है, 480 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीनरी का एक अकाउंट बनेगा। डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग देखिए कितना है, 20,000। तो इसमें जो 20,000 कम हो रहे हैं, ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहे हैं, डेप्रीशिएशन की वजह से। तो इसका अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिख दें। एक आपको मशीनरी अकाउंट ज़रूर बनाना हो। ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है मशीनरी का। कितना है देखिए, ओपनिंग है 750, क्लोजिंग है हमारा 820। चलिए अब पहला पढ़ें, लिखा क्या है, डिविडेंड रुपीज़ 1 लाख वॉज पेड। तो डिविडेंड जो पेड है वो कितना है, 100। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस चीज़ की आएगी, प्रोविज़न मेड की। ठीक है, और प्रोविज़न मेड हमारा कहाँ जाएगा, P&L में। दूसरा लाइन आइटम पढ़ें, मशीनरी परचेज है हमारी कितने की, 1,25,000 की। तो हमने जो परचेज की है वो 125 की है, तो ये हमारा हो गया 875। अगर कोई मशीनरी बेची नहीं है तो ये बैलेंस क्या है, 55,000 का,
ये बैलेंस हमारा डेप्रीशिएशन है। ठीक है, तो ये 55,000 का डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी आ गया। अगला लाइन आइटम पढ़ें, कंपनी सोल्ड, उसको मैं अलग बाद में करता हूँ। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है हमारा 55,000 का। सो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 55,000 का। तो यहाँ पर आएगा प्रोविजन मेड 55, ये इसका बैलेंस निकलेगा 45। ये क्या कहलाएगा आपका? टैक्स पेड। ठीक है, चलिए। सो देखिए, पहला लाइन आइटम डिविडेंड कर दिया, मशीनरी परचेज कर दी, फोर्थ और फिफ्थ भी कर दिया। अब सिर्फ एक बचा है, वो है कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट। अब पता नहीं कितने के इन्वेस्टमेंट, तो एक वर्किंग नोट 5 भी बना लीजिए। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए। ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 100 का, क्लोजिंग बैलेंस है 50 का। क्वेश्चन में दिया है कि आपने जो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट ऑन सेल आपने कहाँ कर दिया है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब आपकी इससे जो बैलेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा? सेल वैल्यू। गौर से देखिए, अगर ये प्रॉफिट ऑन सेल कैपिटल रिजर्व में नहीं डालते तो फिर हम P&L एडजस्टमेंट में यहाँ लिखते, बट यहाँ स्पेसिफिकली लिख दिया उन्होंने। अब ये सारे इम्पैक्ट को P&L में हमें लेना है। जैसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60, परचेज ऑफ मशीनरी -125, डिविडेंड पेड -100। इन सब के बाद जो चेंजेस के बाद यहाँ पर हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, वो क्वेश्चन में हमने 45 निकाला है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो बैलेंस आएगा दैट विल बी अवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए इसको टोटल करें P&L को, 50 + 20 + 125 + 55 + 55 + 180, तो ये होता है 485, 335। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं इसे हम, और कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना है? 335। अब ऐड करेंगे हम करंट एसेट्स डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज, लेस करेंगे हम करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज। ठीक है, चलिए इसके इम्पैक्ट और दे दें। करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक बचा है और डेटर। स्टॉक हमारा कम हो रहा है और डेटर हमारे बढ़ रहे हैं। स्टॉक हमारा कम हो रहा है और डेटर हमारे बढ़ रहे हैं।
इधर आ जाएं तो आपके क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं, और कम हो रहे हैं तो हमारे इधर आएंगे। ठीक है। सो अब इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 355 और ये 120, तो ये आ जाएगा 235 और ये बचेगा 190। तो ये होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये क्या लिखेंगे हम इसको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। अब इसका -65 है तो लिखा जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसका नेगेटिव है 50 तो ये लिखा जाएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनका जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो आएगा 75, तो ये लिखा जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप देखिए कि ओपनिंग आपके पास कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक कितना था, 500 का, तो क्लोजिंग कितना होना चाहिए, 575। देखिए है क्या, यस 575 है आपके पास, 165 और 410। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, हमने इसमें कोई घबराने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो हमें लाइन आइटम है उनके हमें ट्रीटमेंट करने हैं। यू कैन नॉट इग्नोर अ सिंगल आइटम, ठीक है, जब बैलेंस शीट आपको दी हो। सो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।